अध्याय 301 दो चिकित्सा नुस्खे, पशु की प्रतिभा जगाने का नुस्खा। अर्जुन, मेरे पास 2 चिकित्सा नुस्खे और उसके लिए कुछ सामग्री है, निर्वाणनाथ ने कहा जबकि वे नुस्खे लाने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहे थे। ये शर्म की बात है कि मैं अभी भी उन्हें सफलतापूर्वक तैयार नहीं कर पाया, लेकिन यह एक अच्छा नुस्खा है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन ने आशा के साथ पशु के पर्चमेंट को देखा। नुस्खे का प्रलोभन अभी भी बहुत अप्रतिरोध्य था। एक निश्चित स्तर तक तैयार होने पर औषधीय गोली में पुनर्स्थापना क्षमता होगी जो दिव्य हथियारों से भी बेहतर थी। औषधीय गोली की ताकत व्यक्तिगत सुधार और उपभोग में थी, जहां सामान्य स्थितियों में गोलियों को आसानी से नहीं खोया जा सकता था। हालांकि दिव्य हथियार अलग थे, वे ईर्ष्यालु लोगों को आकर्षित करके या और बदतर आगामी नरसंहार के कारण किसी को परेशानी में डाल सकते थे। फिर भी अर्जुन ने निर्वाणनाथ से नुस्खे लिए और जवाब दिया, धन्यवाद बूढ़े। नुस्खे प्राप्त करने के बाद उसे पता था कि अब उसके और निर्वाणनाथ के बीच का बंधन अब टूटने वाला नहीं था। अर्जुन जानता था कि नुस्खे बिल्कुल भी घटिया नहीं थे। हालांकि निर्वाणनाथ के तैयार करने के कौशल चिकने नहीं थे, उनकी दृष्टि और चीजों को देखने का नजरिया अभी भी महान माना जाता था। यदि निर्वाणनाथ इन नुस्खों को अच्छा मान सकते थे तो वे निश्चित रूप से उच्चतम गुणवत्ता के थे। कोई समस्या नहीं, ये नुस्खे इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन विफलता की संभावना काफी अधिक है। नियमित रसायनाचार्यों के पास 50% सफलता की दर है। निर्वाणनाथ ने ठहाका लगाया, तो भले ही 1% सफलता दर हो, इसे काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भले ही आपके पास आवश्यक सामग्री हो, आप इस तरह की विफलता को रोक नहीं सकते। अर्जुन ने नुस्खा खोला और पर्चमेंट पर 2 अपरिचित चिकित्सा शब्द देखे। गोली की प्रभावशीलता एक पशु की पूरी शक्ति को 10% बढ़ा सकती है। प्रत्येक पशु एक समय में अधिकतम 5 गोलियों का सेवन कर सकता है, जो लड़ाई की प्रतिभाओं को जगाने और बढ़ाने के 10% मौके को सक्षम बनाएगा। पूरी शक्ति का 10% जगाने में सक्षम होना असाधारण माना जाता था, साथ ही मनुष्यों पर छोटे पुनरुत्थान पैलेट के समान प्रभावशीलता भी थी। इसके ऊपर इसे राजा श्रेणी के पहले स्तर में सबसे ऊपरी गोलियों में से एक माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक व्यक्ति एक समय में 5 गोलियों का सेवन कर सकता था, जिसमें पूरी शक्ति का आधे से अधिक शामिल था। भले ही अर्जुन पहले से ही आंकड़ों से खुश था, वह लड़ाई की प्रतिभाओं के जागने में अधिक रुचि रखता था। लड़ाई की प्रतिभाएं, अर्जुन उसके लिए अजनबी नहीं था। किसी भी पशु की हर प्रजाति में किसी न किसी तरह की लड़ाई की प्रतिभा होती थी। उदाहरण के लिए भालू प्रजाति, एक बार जब उन्होंने अपनी प्राकृतिक क्षमता को जगाया तो शक्ति और रक्षा तुरंत दोगुनी हो जाएगी या उससे अधिक बढ़ जाएगी। तेंदुए प्रकार के पशुओं की लड़ाई की प्रतिभा गति है। एक बार जब प्रतिभा जागृत हो गई तो उनकी गति तुरंत दोगुनी या उससे अधिक हो जाएगी। हालांकि यह अभी भी पशु की प्रकृति पर निर्भर करता था। चाहे कोई भी पशु कैसे भी हो, एक बार जब प्रतिभाएं जागृत हो जाती हैं, तो उनकी समग्र शक्ति एक उच्च स्तर पर बढ़ सकती है। वे अपनी कुछ बारीकियों को अधिक डिग्री तक माहिर कर सकते हैं। तुरंत अर्जुन ने अपने स्वयं के अग्निपक्षी और उसकी प्रतिभा के बारे में सोचा। क्या इसने आग के नुकसान को बढ़ाने के लिए अग्नि तत्व का उपयोग किया, या क्या इसकी शक्तियां फीनिक्स रक्त द्वारा जागृत होंगी? उसने अग्निपक्षी की फीनिक्स रक्त रेखा के बारे में सोचकर उत्साहित महसूस किया। क्या अग्निपक्षी ने अपनी रक्त रेखा को जगाया तो एक दिन ये फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म लेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, संभावनाएं 1% हैं, इसी तरह 5 गोलियों में केवल 1% के 5 गुना होंगे। अचानक अर्जुन ने विचार किया कि क्या 5 पशु गोलियों का सेवन करने के बाद लड़ाई की प्रतिभाओं का 1% जागना सच में मौजूद था। छोड़ो, मैं उन गोलियों को तैयार करने के बाद इसके बारे में सोचूंगा। चलो नुस्खे का अगला पृष्ठ देखते हैं, अर्जुन ने विचार किया। हालांकि ये सच में कुछ है। पशु गोली निश्चित रूप से राजा श्रेणी के दूसरे स्तर की उन गोलियों से बेहतर है। ये दूसरा पृष्ठ किस बारे में है, अर्जुन ने सोचा जबकि उसने अधीरता से पर्चमेंट खोला। आत्मा केंद्रीकरण गोली नुस्खा, 1000 साल पुरानी फ्लीसेफ्लावर जड़, 1000 साल पुराना बाघ हड्डी पाउडर, 1000 साल पुराना भालूपित, 3000 साल पुराना कछुआ रक्त, 7 पत्ती कमल, आकाशीय सफेद, 8 कोणीय कमल पत्ती, सफेद पाला अमृत, बैंगनी पत्ती फूल, 1000 साल पुराना फूलिंग, 1000 साल पुराना बैलपित पत्थर। ये गोली साधकों को केवल 12 घंटों में अपनी अभ्यास गति को दोगुना करने की अनुमति देती है। यह क्या, अर्जुन ने शुरू किया जैसे वह अपने दिल से शपथ लेने वाला था। उसके लिए इस तरह की विशेषता वाली गोलियां आसानी से राजा श्रेणी के पहले या दूसरे स्तर और किसी भी अन्य उच्च श्रेणियों की तुलना कूड़े से कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन गोलियों में कोई सीमा नहीं थी। प्रत्येक गोली साधकों को एक दिन की अवधि में 2 दिनों के व्यायाम से गुजरने की अनुमति देती है, जो प्रकृति के क्रम को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त था। किसी को ये जानना चाहिए कि साधक आमतौर पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, अपने शरीर, मांस और हड्डियों, 8 बर्तन ऊर्जा चैनलों और नाड़ियों और अंगों में सार डालकर। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के वातावरण को अवशोषित करने की गति और मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग थी।
कुछ अभ्यास के दौरान तेज और कुछ धीमे हो सकते हैं। उच्च धारणा वाले लोग सार को बहुत तेजी से और शुद्ध गुणवत्ता के साथ अवशोषित करने में सक्षम होंगे। हालांकि कम धारणा वाले लोग केवल सार को धीरे धीरे और कम गुणवत्ता के साथ अवशोषित कर सकते हैं। इस प्रकार उनका अभ्यास समय बढ़ जाता है। किसी भी मामले में सब कुछ खोया हुआ नहीं था। यदि किसी की धारणा कम थी तो कोई अधिक समय निवेश करके दूसरों की तुलना में शुद्ध और अधिक मात्रा में गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। अर्जुन ने तुरंत खुशी महसूस की। अन्य लोग इस गोली का फायदा उठाकर अपनी अभ्यास गति को दोगुना कर सकते थे, लेकिन एक दिन में उन्होंने जो समय बिताया वह केवल 2 दिनों के समय के बराबर था। अर्जुन हालांकि उनसे अलग था क्योंकि उसके पास बैंगनी ज़ैदमर लोग था। यदि आत्मा केंद्रीकरण गोली ने इसकी अनुमति दी तो अर्जुन प्रकृति के संतुलन को अस्वीकार करने में सक्षम होगा। उसने पहले ही मूल समय को 15 गुना पार कर लिया था। इस बार वह उस राशि को दोगुना करने में सक्षम होगा। 30 गुना, एक दिन 1 महीने के बराबर होगा। अर्जुन इस अजीब अवधारणा के बारे में सोचकर उत्साहित हो गया। ये बिल्कुल खेल में धोखा देने जैसा था। अरे बूढ़े, चूंकि इस तरह की गोली की सफलता दर इतनी कम है, क्या ये दवा महाद्वीप भर में वितरित होगी? अर्जुन ने महसूस किया कि भले ही गोली कीमती थी, फिर भी इसकी तैयारी की सफलता कम थी। महाद्वीप में बहुत सारी बहुमूल्य चीजें थी, साथ ही उन्हें खरीदने वाले अमीर लोगों की प्रचुरता भी थी। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अभ्यास की गति को 3 या 4 गुना करने वाली गोलियां बाजार में उपलब्ध हो, उन गोलियों से कम जो गति को 2 गुना कर सकती थीं। हाँ, हालांकि वे मूल्यवान हैं, आप उन्हें महाद्वीप में पा सकते हैं, लेकिन आपूर्ति जल्दी समाप्त हो जाती है। मेरे जमाने में मैं इन गोलियों का उपयोग करके अपना तैयार करने का अभ्यास करता था। 100 प्रयासों में केवल 1 या 2 बार सफल होता था। एक बार के बाद मैंने सीखा कि केवल उन सामग्रियों को वैद्य संप्रदाय में ले जाओ और गोलियों के लिए उनका आदान प्रदान करो। निर्वाणनाथ ने हंसते हुए याद किया। अर्जुन अब समझ गया कि ऐसे युद्ध राजा क्यों थे जो अपेक्षाकृत युवा थे। यदि एक 40 वर्षीय आदमी ने 30 वर्षों तक अभ्यास किया, लेकिन उन वर्षों के दौरान वह आत्मा केंद्रीकरण गोली के प्रभाव को 4 गुना करने वाली गोलियों का सेवन करने में सक्षम था, तो उसने पहले ही लगभग 200 वर्षों के प्रशिक्षण को पूरा कर लिया होगा। उसने सोचा कि वह बैंगनी ज़ैद-अमर लोक प्राप्त करके प्रकृति के क्रम का उल्लंघन करने में सक्षम था, लेकिन ऐसा लगता था कि अर्जुन के पास दुनिया को देखने का पर्याप्त दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य नहीं था। इस नुस्खे ने उसे दुनिया को एक व्यापक पहलू में देखने की अनुमति दी। लेकिन बूढ़े, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपके द्वारा उल्लिखित इस वैद्य संप्रदाय में आत्मा केंद्रीकरण गोली तैयार करने की सफलता दर बहुत अधिक है? अर्जुन ने महसूस किया कि वैद्य संप्रदाय का मुख्य काम गोलियां तैयार करने के बारे में होना चाहिए, लेकिन उसने गोलियां तैयार करने में सक्षम लोगों के बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित करना शुरू कर दिया। वे महत्वपूर्ण रूप से कम समय का उपयोग करके वह समाप्त करने में सक्षम थे जो अन्य लोग जीवन भर के कठिन प्रशिक्षण में कर सकते थे। यही वे कहेंगे, कुल्हाड़ी पीसने से लकड़ी काटने का काम देर नहीं होगा। ठीक है, वैद्य संप्रदाय हरित मेघ महाद्वीप में एक बड़ा गुट है, स्वर्ग महल के बराबर। वे अपनी औषधीय गोलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, हालांकि उनका काम गोलियां तैयार करने के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा वे गुटों के बीच के मुद्दों में भाग नहीं लेते। हम बूढ़े आदमियों की तरह वैद्य संप्रदाय हरित मेघ महाद्वीप के अंदर अच्छी तरह छिपा हुआ है, निर्वाणनाथ ने जवाब दिया, जबकि उन्होंने कुछ देर सोचा। उन्होंने जो आत्मा केंद्रीकरण गोली तैयार की, बिल्कुल वैसी ही जो तुम्हारे हाथ में है, उसकी लगभग 50% सफलता दर है। मूल रूप से तैयार करने के 2 बार के बीच तुम कम से कम 1 बार सफल होंगे। अंत में अर्जुन औषधीय गोली के शक्तिशाली पक्ष के बारे में जानने में सक्षम था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वैद्य संप्रदाय महाद्वीप के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था। आखिरकार औषधीय गोलियों की प्रचुरता के साथ एक बड़े गुट के रूप में मजबूत प्रतिद्वंद्वी होने बंधनीय थे। मूल रूप से लीपफ्रॉग चुनौती में शामिल होने की संभावनाएं कम थीं, लेकिन यदि उसने सभी औषधीय गोलियों, कवच, हथियारों और विशेष रूप से असामान्य अस्थायी औषधीय गोलियों को जोड़ दिया तो चुनौती कोई समस्या नहीं होगी। एकमात्र समस्या अस्थायी औषधीय गोलियों के सेवन से बदसूरत दुष्प्रभाव थे। कल जब मार्शल अंकल विमलनाथ आएंगे, वे औषधीय गोली के लिए इन 2 सामग्रियों को ले जाएंगे। मैं तुम्हें इनमें से 100 दूंगा, जो दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यदि तुम उन्हें समाप्त कर देते हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। निर्वाणनाथ ने खुशी से हंसा। बूढ़े, जो दवा तैयार करने की तकनीक मैंने सीखी है वह सही लगती है। अर्जुन ने बहुत कड़ी मेहनत की इससे पहले कि उसने निर्वाणनाथ से पूछा, क्या इसके बजाय कुछ जीवित का उपयोग करना संभव है, या जो अभी अभी जड़ों के साथ मर गए हैं उस तरह तैयार करने की सफलता अधिक होगी? निर्वाणनाथ ने अर्जुन का सामना किया जब उसने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं तुम्हें प्रयास करने दे सकता हूँ। आवश्यक लोगों को यहाँ उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें उन्हें धूप में सुखाने की जरूरत है, लेकिन जड़ें सहित आधे मरे हुए लोगों का उपयोग अभी भी किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद बूढ़े, अर्जुन ने निर्वाणनाथ के प्रति अपना आभार दिखाया।
जब अर्जुन अपनी जगह पर वापस गया तो उसने पशु गोली और आत्मा केंद्रीकरण गोली के नुस्खों को बार बार पढ़ा। जैसे ही उसने कल गोलियां तैयार करने के बारे में सोचा, वह उत्साहित हो गया। उसने आश्चर्य किया कि क्या उसकी तैयार करने की सफलता दर पहले जैसी ही होगी। उसकी आदिम अग्नि और स्वर्ण चिन्राट लोह कलश वैद्य संप्रदाय से थोड़े बेहतर होने चाहिए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी तैयार करने की कौशल अन्य लोगों से बदतर नहीं हो सकती थी। आजकल जब अर्जुन ने बैंगनी जैद अमरलोक में सुंदर महिला की लटकी हुई तस्वीर देखी तो उसे कोहरा भवन की उस रहस्यमयी महारानी की याद आई। चाहे कहीं भी हो, अर्जुन अक्सर अनजाने में कोहरा भवन की महारानी की बातचीत सुनता था। उसके शब्द सांस रोक देने वाले और प्रशंसनीय थे, अद्भुत रूप से आदान प्रदान करते हुए। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला की उपस्थिति चर्चा का विषय बन गई थी, लेकिन अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि सागरचंद्रा कोहरा भवन की महारानी से कम थी। कोहरा भवन की महारानी हमेशा पर्दा पहने रहती थी और केवल अद्वितीय सुंदरता वाली एक जोड़ी आंखें प्रकट करती थी। उस अफवाह वाले असाधारण लेकिन ठंडे व्यवहार ने केवल उसकी रहस्यमय सुंदरता को बढ़ाया। लेकिन कोहरा भवन की महारानी के चेहरे पर एक भयानक निशान या जन्म चिन्ह के बारे में भी अफवाहें थीं, और यही कारण था कि वह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती थी। परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग सोचते थे कि सागरचंद्रा सबसे परिपूर्ण थी। पर्दा पहनने वाली अग्निज्वाला और खड्गनृत्या स्वर्ग महल में सबसे आकर्षक महिलाओं में से दो बन गईं। बहुत से लोग अग्निज्वाला के चेहरे पर एक निशान के अस्तित्व के बारे में अनुमान लगा रहे थे, लेकिन ये केवल एक चर्चा थी। फिर भी वह परिपूर्ण शरीर और तरीका, विशेष रूप से वे कामुक आंखें जो किसी भी आदमी के दिल को नर्म कर सकती थीं, सागरचंद्रा से थोड़ा भी कम नहीं हो सकती थीं। हर बार जब अर्जुन इसके बारे में सोचता, वह कोहरा भवन की महारानी को देखना चाहता था। वह लेडी जोकई के लिए एक विषय रही थी, लेकिन वह उसके बारे में दो महिलाओं से पूछने में शर्मा रहा था। अंत में उसने कोहरा भवन की महारानी को देखने का विचार छोड़ दिया। भले ही वह उसे देखने जा सकता था, वह फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यह एक आदमी की सामान्य बीमारी थी। भले ही एक महिला उसकी नहीं थी, वह फिर भी बस उसे देखना चाहता था, चाहे वह निर्दोष रूप से या गंदे विचारों के साथ उसे देखने जा रहा हो। उसके पास उसे देखने की उल्लेखनीय रूप से मजबूत इच्छा थी। ताइची एकल चाबुक। अर्जुन अभी भी ताइची मुष्टि का उपयोग करके स्वर्गीय वज्र प्रहार को पूरी तरह से तैनात करने में सक्षम था, एक चाल जो पहले से ही परिचित क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, जिसकी गतिविधियां बहते पानी की तरह प्रयासहीन थीं। ताल दोनों बाहों के हर बहाव के बीच चलने वाले मजबूत हो गए, कभी कभी कुछ नर्म विस्फोटक गूंज निकालते हुए। प्रत्येक अनगिनत तैनाती और अनुभव के साथ अर्जुन का स्वर्गीय वज्र प्रहार तेजी से गति में बढ़ा, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट था। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि वह सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि सत्य क्षेत्र तक पहुंचने में उसे बैंगनी जैद अमरलोक की मदद से भी अधिक समय की आवश्यकता होगी। यदि वह एक आत्मा केंद्रीकरण गोली तैयार करने में सक्षम था, तो अगले साल के अंत तक उसके पास लगभग 30 वर्षों का समय होगा। वह पर्याप्त था। अर्जुन ने हंसकर इसके बारे में सोचा। वह जानना चाहता था कि क्या वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का उपयोग करके 5वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ सकता था। 30 वर्ष वास्तव में बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन साधकों के लिए ये केवल एक क्षण था। धमाका, ये जोर से और स्पष्ट था। अर्जुन के ताइची मुष्टि की हर चाल से एक मजबूत गूंज निकली, अस्पष्ट क्षेत्र में उसके द्वारा अभ्यास किए गए ताइची मुष्टि के विस्फोटक शोर की तरह नहीं। वह अर्जुन का वज्र प्रहार शक्ति था। धमाका। अर्जुन ने हंसा जब उसने स्पष्ट विस्फोट सुना। ये शक्तिशाली और विशाल विस्फोट केवल उसकी ताइची मुष्टि तकनीक से ही हो सकता था। ताइची एकल चाबुक। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से प्रवाही क्षेत्र तक पहुंच सकता हूँ। ये शुरुआती क्षेत्र से परिचित क्षेत्र तक की तुलना में बहुत तेज है। ये नींव का परिणाम होना चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने हमेशा की तरह अपनी सुबह का व्यायाम किया, लेकिन इस बार वह अपने ताइची मुष्टि का अभ्यास कर रहा था। पूर्व में उगते हुए सूरज का सामना करते हुए उसकी गतिविधियां प्राकृतिक और बहती हुई थीं, एक छाया की तरह निर्दयता से पीछे आती हुई। अध्याय 302 सांझ का पुष्प, उन्मत्त बैल का पत्थर स्मारक। अगले ही दिन अर्जुन हमेशा की तरह सार्वजनिक चौक पर अपना सुबह का व्यायाम कर रहा था। इस बार वह अपनी ताइची मुष्टि का अभ्यास कर रहा था, पूर्व की ओर जहां सूरज स्वाभाविक रूप से उगता था। अर्जुन अब कोई चर्चा नहीं सुन सकता था। उसने मुस्कुराया, उसकी मुट्ठियों में कोई बदलाव नहीं था। ये नीलकमल कला साधना से 2 स्वर्ण कमल फूलों का प्रभाव होना चाहिए। अचानक अर्जुन ने आध्यात्मिक रूप से महसूस किया कि उसे देखा जा रहा था। तभी से जब उसकी नीलकमल कला बदल गई और स्वर्ण कमल फूल प्रकट हुए, वह महसूस कर सकता था कि पिछले कुछ दिनों के अभ्यास से उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय बहुत बढ़ गई थी। आध्यात्मिक इंद्रिय और आत्मा ऊर्जा की शक्ति एक दूसरे से सीधे संबंधित थी। वह धीरे धीरे महसूस कर सकता था कि व्यक्ति उसके पास आ रहा था, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे कोई नहीं था और अपनी ही दुनिया में डूबा रहा। मुख्य शिष्य बनने पर बधाई। एक मधुर और आकर्षक आवाज जो अर्जुन को परिचित थी गूंजी। उसने धीरे से आंखें खोली।
उसकी स्पष्ट आंखें खड्गनृत्या पर टिक गईं। यदि मुख्य शिष्य होने का मतलब था कि वह सब कुछ प्राप्त कर सकता था जो उसे संतुष्ट करता था, तो अर्जुन झिझकेगा नहीं और उसके सामने मौजूद इस निरपेक्ष सुंदरता को ले लेता। आखिरकार इतनी सुंदरताएं थीं और वह हर एक को प्राप्त नहीं कर सकता था जिसे वह मिला। यदि वे उससे अप्रासंगिक थीं, तो उन्हें खुशी क्यों दें? वह सागर चंद्रा या अग्निज्वाला नहीं थी, न देवी महारानी या अद्वितीया थी और न ही जयश्री, चंद्रकला या शिखा सिंह। मैं मुख्य शिष्य नहीं हूँ और मुझे इस मुख्य शिष्य बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन इससे न तो ठंडा और न ही खुश था। उसने बस शांति से यह कहा। खड्गनृत्या को उसके दिल में बहुत दर्द हुआ। जब वह कल गई थी तो उसने सच में इस ठंडे आदमी से फिर कभी बात न करने के बारे में सोचा था। लेकिन फिर जितना अधिक वह इस तरह सोचती, उतना अधिक अर्जुन की आकृति उसके दिमाग में बार बार आती। महिलाएं अजीब होती हैं, लेकिन वास्तव में सभी मनुष्य इतने अजीब थे, विशेष रूप से खड्गनृत्या जैसी महिलाएं। अर्जुन की उसमें अरुचि ने उसे महसूस कराया कि वह बाकियों से अलग था। शायद ये वातावरण था जिसमें वह पली बड़ी थी। उसकी प्रतिभा और उसकी मजबूत व्यक्तित्व ने उसे अनिश्चित रूप से यहाँ फिर से आने के लिए मजबूर किया। अर्जुन, क्या हम सामान्य रूप से बात नहीं कर सकते? खड्गनृत्या ने अर्जुन को देखा, थोड़ा घाया महसूस करते हुए, लेकिन वह पिछले बार की तरह जाना नहीं चाहती थी। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने अचानक उसकी ओर देखा। मैंने नहीं, चूंकि तुम मुझे ढूंढने आए हो, मैं तुम्हें ये बताऊंगा, तुम और मैं एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी पृष्ठभूमि और सामाजिक मंडलियों के कारण पसंद करता हूँ। मेरे लिए तुम बच्चे के लिए एक नया खिलौना जैसी हो। जैसे ही मैं तुमसे ऊब जाऊंगा, मैं तुम्हें किसी कोने में फेंक दूंगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम बहुत सुंदर और सेक्सी हो, और मैं तुम्हारे प्रति यौन रूप से बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अर्जुन ने हंसकर सीधे जारी रखा। खड्गनृत्या ने उसे देखा, उसकी अजीब नीति से विस्मित। अंतिम कुछ शब्द विशेष रूप से अस्पष्ट थे। कैसा रहेगा, आज रात मेरे कमरे में आओ और हम मिलकर मजा कर सकते हैं। हम इसे बाथरूम में, सोफे पर, मेज पर, कुर्सी पर, बिस्तर पर कर सकते हैं। चलो कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों की कोशिश करते हैं। चिंता मत करो, मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूं और तुम्हें एक महिला होने का आनंद चखा सकता हूं। मुस्कान के साथ और अपने नर्म स्वर में अर्जुन ने ऐसे शब्द बोले जिन्होंने खड्गनृत्या को भ्रमित कर दिया। तू कमीना। खड्गनृत्या की आंखों में आंसू आ गए जब उसने लाल चेहरे के साथ अर्जुन पर गुस्से से थूका। फिर वह बिना पीछे मुड़े भाग गई। अर्जुन ने उसकी कामों को उभरी हुई और नर्म नाजुक नितंब को तब तक देखा जब तक वह उसकी नजर से ओझल नहीं हो गई। वे जिस तरह से डोलते थे, वे इतने प्रलोभनकारी थे कि किसी का नाक से खून बह सकता था। क्या वह भी कोई महिला है? वह कुछ शब्दों को भी सहन नहीं कर सकती। उसकी प्रतिक्रिया और घमंड को देखते हुए मुझे लगता है कि किसी आदमी के लिए उसके बिस्तर पर चढ़ना आसान नहीं है। अर्जुन ने अपने उन शब्दों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे शर्मिंदगी में भागने पर मजबूर किया। खड्गनृत्या कुछ दूरी तक भागने के बाद शांत हुई। वास्तव में वह पहले ही जानती थी कि अर्जुन ने जैसे ही उसने पहले कुछ कदम उठाए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर उन शब्दों को कहा था। लेकिन वह फिर भी शर्म से मर रही थी। इस क्षण अर्जुन पहले ही निर्वाणनाथ के घर पर पहुंच चुका था। उसने थोड़ा उत्साह महसूस किया क्योंकि विमलनाथ उसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां लाएंगे। आज दो लड़कियां यहाँ नहीं थीं। उन्होंने बमुश्किल सीखा कि स्वर्गीय वज्र प्रहार कैसे संभालना है, इसलिए विमलनाथ ने उन्हें इसे अपने समय पर अभ्यास करने के लिए आधा महीना का समय दिया। यदि कोई संदेह को दूर करना था तो वे उससे पूछ सकती थीं। यह अर्जुन के लिए भी ऐसा ही था, सिवाय इसके कि वह आज अपनी जड़ी बूटियां लेने के लिए यहाँ था। शरद ऋतु समाप्त हो गई थी और सर्दी की शुरुआत थी। दोपहर का सूरज चमकीले ढंग से चमकता था और बड़े मैदान को गर्म करता था, हर किसी का मन उठाता था। जब तक वह वहां पहुंचा, विमलनाथ पहले ही उसे जड़ी बूटियां देने के लिए आ चुके थे। अर्जुन ने देखा कि काफी अलग अलग आकारों के ब्रोकेट बक्से थे। फूलदानों में भी कुछ थे। कुछ बर्तनों में अस्वस्थ दिखने वाले ऐसे लगते थे जो कभी भी मुरझा सकते थे। देखो अर्जुन, क्या ये वो हैं जो तुम्हें चाहिए? विमलनाथ ने लगभग 2000 ब्रोकेट बक्सों की ओर इशारा किया जो उनके सामने लगभग 1 फीट लंबे और 1 इंच ऊंचे थे। अर्जुन ने फूलदानों में सांझ का पुष्प, 3 रंग की वायला, जापानी कुडवीट जड़ी, तेजपत्ता, डायसोमा पत्तियां, चढ़ने वाला शेफलेरा देखा। हाँ, अर्जुन ने सफेद पाला अमृत देखा। उसे भावना हुई कि इसे उनके पीछे के पहाड़ों से एकत्र किया गया था। ऐसा लगता है कि इसे नव महाद्वीपों के संसार में भी सफेद पाला अमृत के रूप में जाना जाता था। शायद खड्गनृत्या इसे पहचान नहीं पाई थी क्योंकि वह रसायनाचार्य नहीं थी। धन्यवाद मार्शल अंकल, धन्यवाद बूढ़े। अर्जुन ने ईमानदारी से उन्हें धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हम परिवार हैं, विमलनाथ ने उदारता से मुस्कुराया। उनके स्वर में गर्मी लोगों को और भी खुश करती थी। अर्जुन ने उन्हें एक पशु चमड़े की थैली में इकट्ठा किया जबकि बाकी फूलदानों को एक सींग वाले बैल की गाड़ी से अपने निवास पर वापस लाया गया और फिर उन्हें बैंगनी ज़ेड अमरलोक में स्थानांतरित किया गया।
उसने फूलदानों को सीधे एक अलग भूमि पर तोड़ दिया ताकि उन्हें लगाया जा सके। उसने पहले उन मुरझाई हुई जड़ी बूटियों से शुरू किया और फिर उन्हें तालाब के पानी से सींचा। ये सब जल्दी से पूरा करके अर्जुन ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये सब भविष्य में उसकी गोली बनाने के लिए बीमा थे। केवल इन बीमा के होने से ही वह 5वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ने के अपने मौके बढ़ा सकता था। वह केवल तभी आत्मविश्वास में था जब वह यक्षकुल की ओर रवाना होता। यदि वह 5वें स्वर्गीय स्तर को तोड़ता, अन्यथा भले ही वह उनके पास गया होता, वह नहीं प्राप्त कर पाता जो वह चाहता था। उसने ब्रोकेड बक्से खोले। उनमें से प्रत्येक पर लेबल थे 1000 वर्षीय लिंगजी, 1000 वर्षीय फ्लीसफ्लावर जड़, भालूपित, 1000 वर्षीय बाघ हड्डी पाउडर, 1000 वर्षीय भालूपित, 1000 वर्षीय बेलपित पत्थर। अर्जुन ने महसूस किया कि उनमें से प्रत्येक के लिए 100 से अधिक थे। इसने उसे निर्वाणनाथ की विचारशीलता के लिए बहुत आभारी महसूस कराया। वह विफल होने से बहुत डरता था। यदि उसे बहुत कम दिया गया और वह एक बार भी सफल नहीं हो पाया तो ये शर्मनाक होगा। अर्जुन ने हर बक्से को फिर से देखा और श्रेणियों के अनुसार उन्हें अलग करना शुरू किया। आखिरकार ये सब उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए थे, इसलिए वह वास्तव में उन्हें जल्दी से संश्लेषित करना चाहता था। सांझ का पुष्प। अर्जुन ने सोचा कि उसकी आंखें उसके साथ खेल रही हैं। उसने उत्साह में इसे 2 बार देखा, लेकिन फिर भी देखा कि यह सांझ का पुष्प था। उसने बक्सा खोला और उसी चीज को देखा जो उसके दिमाग में था। हाँ, ये 5 नाग गोली का ध्यान रखेगा। अर्जुन इस बिल्कुल क्षण में अपनी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सका। यह एक बेहद आनंददायक आश्चर्य था। उसने अपने हाथों में इतनी जल्दी सांझ का पुष्प होने की उम्मीद नहीं की थी। वह यहाँ तक कि मध्य महाद्वीप की यात्रा करने के बाद इसकी खोज करने की योजना बना रहा था। 5 नाग गोली के प्रभाव, सभी नकारात्मक बीमारियों को तुरंत हटाना, विशेष रूप से जहर, आत्मा क्षति और दवाओं से भ्रमपूर्ण भगाना। आंतरिक चोटों और घातक घावों के अलावा इसमें थोड़े समय में बाहरी घावों को ठीक करने की क्षमता थी। उपयोगकर्ता के शरीर को थोड़ा सुधारता है। यदि उपयोगकर्ता भारी नुकसान के बाद तुरंत नहीं मरता है तो 5 नाग गोली का सेवन उनके जीवन को बढ़ा सकता है। अर्जुन इस गोली के लिए लार टपका रहा था, विशेष रूप से यह जानकर कि यह जहर, आत्मा क्षति और दवाओं से भ्रम के प्रभावों को पूरी तरह से दूर कर सकता है। हालांकि यह घातक घावों को ठीक नहीं कर सकता था, यह मृत्यु को एक दिन के लिए देर कर सकता था और यह आवश्यक था कि कई चीजें एक दिन में बदल सकती हैं। 5 नाग गोली की मुख्य सामग्री 1000 वर्षीय हिमकमल, 1000 वर्षीय जिनसेंग और सांझ का पुष्प थी। यदि लापता सांझ का पुष्प नहीं होता तो उसकी तैयारियां पूरी हो गई होती। ये बहुत अच्छा था। सभी ब्रोकेड बक्सों को खोजकर अर्जुन खुशी से एक और सांझ का पुष्प खोजने में सक्षम था। जिस चीज ने उसे खुशी में रुलाने के करीब ले गई वह थी कि उस डंडल पर सूखे बीजों का एक गुच्छा था। अर्जुन ने बैंगनी जैद अमरलोक से बाहर निकलने के बाद सभी औषधीय जड़ी बूटियों को व्यवस्थित किया। वह आज रात बैंगनी जैद अमरलोक में सभी वस्तुओं को संश्लेषित करने के लिए तैयार था जिन्हें वह संश्लेषित कर सकता था। इतने लंबे समय तक रसायन विज्ञान का अभ्यास न करने से अर्जुन ने इसकी संभावनाओं के बारे में थोड़ा उत्साह महसूस किया। जब वह बैंगनी जैद अमरलोक से बाहर निकला तो ये केवल लगभग दोपहर थी। अर्जुन ने ऊब में स्वर्गमहल के पत्थर के रास्ते पर अकेले चला और धीरे धीरे शांत हुआ। फिर उसने महसूस किया कि उसने काफी समय से इस तरह से आराम से घूमने के लिए कुछ खाली समय नहीं लिया था। उसने धीरे धीरे पत्थर स्मारक क्षेत्र की ओर चला गया। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि एक दोपहर उसे कम से कम एक पत्थर स्मारक का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। बाघ अंकन वाले पत्थर स्मारक के बाद का पत्थर स्मारक, इस पर एक बैल था, एक दौड़ता हुआ बैल। महाद्वीप पर बैलों में पौराणिक बैल भी मौजूद थे। चित्र पर बैल का बड़ा सिर और चमकदार काला शरीर था। यह मांसपेशियों वाला था और उसकी दाढ़ी थी। उन रक्तलाल आंखों के ऊपर उसके सिर पर एक तेज सींग था। दौड़ते हुए बैल के सामने एक शेर भाग रहा था। यह एक उन्मत्त बैल का पत्थर स्मारक था। बैल आमतौर पर शांत पशु होते हैं, हालांकि जब यह उन्मत्तता में होता है तो शेर को भी इससे बचना पड़ता है। वह मजबूत शरीर, विस्फोटक हिंसक प्राण मुद्रा और उसके तनावपूर्ण शरीर के वक्र, सब कुछ अर्जुन की आंखों में एक नाड़ी चार्ट बनाता था। एक नाड़ी चार्ट जो हिंसक उन्मत्तता में बैल के बिल्कुल उस क्षण में था। शक्ति और रक्त का विशाल मात्रा में परिसंचरण शरीर को आमतौर पर सक्षम होने से अधिक शारीरिक शक्ति ला सकता था। ये प्राण मुद्रा के लिए भी ऐसा ही था। जब एक शांत बैल शेर से मिलता है तो वे केवल खाए जा सकते हैं या उनसे भाग सकते हैं। हालांकि जब इसे उन्मत्तता में भेजा जाता है तो हर हिट या यहाँ तक कि एक हल्का कदम भी शेर को घायल कर सकता है या मार सकता है। शेर न केवल दौड़ने के लिए मजबूर होंगे बल्कि अगर बैल द्वारा पीछा किया जाए तो घबराहट में भागेंगे। अध्याय 303 अभूतपूर्व और विकृत उन्मत्त बैल की शक्ति, उदास शी हुए। अर्जुन एक बार फिर से एक पत्थर स्मारक के पास मूर्ख की तरह खड़ा रहा जिसे हर कोई बेकार मानता था। इस बार वह भी अनजाने में पकड़ा गया और उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्मत्त बैल पत्थर स्मारक में वास्तव में इतनी गहरी अवधारणा छिपी होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन की नव पशु अनुकरण और पशु रूप मुष्टि में बहुत मजबूत नींव थी।
जैसे ही उसने बैल के अंकन को देखा, ऐसा लगा जैसे उसके सिर में एक घंटी बजी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पहेली अंततः पूरी हो गई जब लापता टुकड़ा फिट हो गया। इस प्राण संचरण की एक पूरी तस्वीर उसकी चेतना सागर में दिखाई दी। बैल उन्मत्तता में भागा और अर्जुन महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति की हिंसा और क्रूरता बढ़ गई थी। वह उसकी मांसपेशियां, ऊर्जा चैनल, रक्त और हड्डी की संरचना थी। एक पूरी तस्वीर एकजुट होकर उसके शरीर की क्षमता को जगाने के लिए काम कर रही थी, उसे अलौकिक शक्ति प्रदान कर रही थी। इस तरह की उन्मत्त ऊर्जा अंतिम आदमी खड़ा अवस्था में एक सैनिक की तरह थी, अपने अंदर ऐसी शक्ति बुलाना जो उसे पता नहीं था कि उसके पास है, और मानव क्षमता के हर अंतिम बिट को निकालना। अर्जुन मूर्ख की तरह वहां खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। अर्जुन ने आंखें बंद की, अपने दिमाग में दिखाई देने वाली प्राण संचरण तस्वीर के अनुसार प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से प्राण को संचरित किया। धीरे धीरे एक अभूतपूर्व शक्ति उसके प्राण कुंड से उभरी, प्राण संचरण तस्वीर के अनुसार उसके शरीर के चारों ओर घूमती हुई। एक पल बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसका सिर गर्म हो गया, क्योंकि गर्म रक्त की लहरें उसके सिर में दौड़ी। उसका पूरा शरीर एक भयानक विनाशकारी शक्ति से ढका हुआ था। यह उन्मत्त बैल की शक्ति होनी चाहिए। एक ही समय में प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से मूल रूप से मोटी और भारी ऊर्जा उन्मत्त बैल की प्राण संचरण तकनीक से उन्मत्तता के ऑरा से रंगी हुई, जिससे अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी वर्तमान शक्ति स्तर उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां वह स्वर्गीय वज्र प्रहार का उपयोग कर रहा था। अर्जुन पूरी तरह से हक्का बक्का था। वह अभी उन्मत्त बैल की शक्ति के संचरण में कदम रखा था और अभी तक इसमें माहिर नहीं हुआ था, लेकिन केवल प्रारंभिक चरण ने उसकी शक्ति को लगभग 30% बढ़ा दिया था। ये बहुत विकृत था। स्वर्गीय वज्र प्रहार स्वर्ग महल की एक अंतिम तकनीक थी, फिर भी उसने उन्मत्त बैल की शक्ति के संचरण से एक समान वृद्धि प्रभाव हासिल किया। ऐसा कैसे संभव था? शायद स्वर्गीय वज्र प्रहार के साथ अतिरिक्त प्रभाव थे। ओह हाँ, इसमें पक्षाघात का प्रभाव है। अर्जुन ने मुमुराया। क्या विकृत प्रभाव! 30% की शक्ति में वृद्धि के अलावा स्वर्गीय वज्र प्रहार में अपने प्रतिद्वंद्वी को पक्षाघात करने का मौका था। इसके बावजूद अर्जुन अपनी प्राप्त अंतर्दृष्टि से पहले से ही बहुत संतुष्ट था। कितना तानाशक! अर्जुन धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि उसके शरीर का ऑरा तीव्र हो रहा था। अंतिम निष्कर्ष ये था कि अर्जुन ने बहुत कम समय में उन्मत्त बैल की शक्ति प्राण संचरण विधि में महारत हासिल की और इसके द्वारा प्रदान किए गए प्रभावों से बहुत संतुष्ट था। इसने न केवल शक्ति में लगभग 30% की वृद्धि प्रदान की, बल्कि उपयोगकर्ता के ऑरा को भी लगभग 30% तीव्र किया। अभूतपूर्व, विकृत और तानाशक! अर्जुन ने उत्साह से चिल्लाया, फिर भी वह गुपचुप चिंतित था। उन्मत्त बैल की शक्ति का एक दुष्प्रभाव यह था कि इसने उसकी भावनाओं को भी धुंधला कर दिया। उसे कुछ ऐसा बना दिया जो एक पागल बैल के समान था। अंततः उसे अपने दोस्तों को दुश्मन से पहचानने में असमर्थ बना दिया। एक खूनी असुर बनकर पूरे मैदान को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से जैसे ही वह इसके बारे में चिंतित था, उसकी चेतना सागर में यिन यांग प्रतीक स्वर्ण प्रकाश के साथ चमका, जबकि ठंडेपन की एक लहर ने उसकी भावनाओं को शांत किया। तभी वह शांत हुआ। ये जगह एक विशाल खजाना था। दुर्भाग्य से यदि वह सभी स्मारकों को प्राप्त करना चाहता था तो उसे बहुत प्रयास और समय खर्च करना पड़ेगा। शाम होने तक अर्जुन ने जाने का निर्णय लिया और वापस जाने के रास्ते पर उसे एक परिचित व्यक्ति मिला। वह शी युए नाम की सुंदर महिला थी। अर्जुन ने महसूस किया कि शायद ये संयोग था। शायद वह यशोलता की तलाश में थी जो उसी इमारत में रहती थी जिसमें वह रहता था। उसकी भौहें अर्धचंद्र की तरह एक जोड़ी सुंदर, आंखें अत्यंत चमकीली थीं। उसकी नाजुक सीधी नाक ने उसे अजीब रूप से दृढ़ दिखाया, जबकि उसके रूबी लाल होठों ने उसकी समग्र उपस्थिति में कामुकता के निशान जोड़े। इस क्षण वह अर्जुन पर चुभावपूर्ण नजर से देख रही थी। शुरू में अर्जुन उससे बचना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड की देख और उसकी आंखों में जानने वाली मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शी युए कह रही थी, जाओ और छिप जाओ, क्या तुम मुझ जैसी कमजोर महिला से डरते हो? इसलिए अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीधे आगे बढ़ा। शी युए को यह संतुष्टि नहीं देना चाहता था कि वह भागते हुए देखे। हालांकि यह महिला सुंदर थी, वह बहुत अधिक हावी थी और यशोलता के कारण अर्जुन उससे नफरत करता था। मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो, मुझसे नफरत करो, मेरे कुत्ते से भी नफरत करो। अरे अरे, एक कोमल आवाज बाहर निकली। अर्जुन ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ नहीं सुना, जबकि वह बड़े कदमों से आगे बढ़ता रहा। तुम इतने छोटे क्यों हो? क्या तुम्हें अभी भी एक आदमी माना जाता है? शी युए ने पकड़ने के लिए जल्दी की, जबकि उसने होंठ फुलाए और एक ही समय में अर्जुन की आस्तीन को खींचा। एक आदमी को सबसे ज्यादा नफरत उस बात से थी कि लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं, भले ही यह एक मजाक हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कुछ नहीं बल्कि सीधा अभद्रता थी। भले ही कोई कहता कि वह एक जानवर है, मूर्ख, वह उतना क्रोधित नहीं महसूस करता जितना कि क्या तुम्हें अभी भी एक आदमी माना जाता है शब्दों को सुनने के बाद नहीं करता। क्या मैं आदमी हूँ या नहीं, मुझे चोदो और तुम्हें पता चल जाएगा। अर्जुन ने कड़वाहट से जवाब दिया। भले ही वह सुंदर थी, उसने उसे सम्मान देने का इरादा नहीं किया। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो?
फिर चले जाओ। ऐसा मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी इच्छाओं को समाएगा और तुम्हारे पास उस थोड़े से आकर्षण के साथ जो भी तुम कहो उसका पालन करेगा। मेरी तुम्हारे प्रति शून्य रुचि है, मुझे परेशान मत करो। अर्जुन ने सीधे उसे झटका और चला गया। शी युए वहां हक्का बक्का खड़ी रही, जबकि आंसू उसकी आंखों में भर गए। उसे नहीं पता था कि वह उस समय क्यों मूर्खतापूर्ण थी और उसकी आस्तीन खींची। फिर अर्जुन से उसे चले जाने के लिए कहा देखकर, अर्जुन की पीठ को और अधिक दूर जाते हुए देखकर उसके दिल में एक अवर्णनीय खटास थी। अपने कमरे में लौटने के बाद अर्जुन तुरंत बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश किया। अपने रसायन का अभ्यास करने से पहले अर्जुन ने उन्मत्त बैल की शक्ति का फिर से अभ्यास किया। अपने स्थानिक क्षेत्र की सुरक्षा के भीतर अर्जुन ने बैल की प्राण संचरण विधि के अनुसार प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से बहुत अधिक ऊर्जा को संचरित किया। वह महसूस कर सकता था कि उसका पूरा ऑरा पागलपन और पागलपन के साथ भारी रंगा हुआ था, इतना स्पष्ट कि पागलपन को एक ऑरा के रूप में देखा जा सकता था जो अर्जुन के चारों ओर घूम रहा था। ये वास्तव में एक सहायक पूरक प्रकार की तकनीक थी और इसे प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या, नव पशु अनुकरण आदि के साथ मिलाया जा सकता था। कुल 3 दिनों के लिए अर्जुन ने केवल उन्मत्त बैल की शक्ति का अभ्यास करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। अजीब तरह से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उन्मत्त बैल की शक्ति में कोई और स्तर वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मूल खड्ग विद्या की तरह उसने आशा की कि वह उन्मत्त बैल शक्ति को भी एक उच्चतर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होगा, भले ही हर कोई सोचता हो कि सीमाएं पहले से ही स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं। वर्तमान में जैसे ही अर्जुन ने उन्मत्त बैल की शक्ति और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या दोनों से ऊर्जा को संचरित किया, उसने एक मानसिक अवस्था को समझा, अचल पहाड़। इसे ये ज्ञान प्रतीक के साथ उपयोग करने पर यह उसे बढ़ते क्रोध और पागल दुष्प्रभावों को आसानी से दबाने की अनुमति देता था। इस अवस्था के माध्यम से यह उसे एक साथ उन्मत्त बैल की शक्ति और प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या दोनों की साधना करने की अनुमति देता था। तीसरी लहर की खड्ग और स्वर्गीय वज्र प्रहार को अपने सप्तर्षि मंडल खड्ग के साथ आजमाने पर अर्जुन आश्चर्यचकित था। हा, छोड़ी गई शक्ति वास्तव में 50% बढ़ गई। अर्जुन की शक्ति स्तर पहले से ही 10 लाख जिन के निशान के करीब पहुंच रही थी। अपनी खड्ग तकनीकों का अभ्यास करने के बाद अर्जुन ने अपनी लोहा बनाने की कौशल का अभ्यास किया। उसके रसायन से पहले तीव्र अभ्यास के कारण अपनी थकान को फिर से समायोजित करने के बाद अर्जुन ने अपने स्थानिक क्षेत्र में कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को काटना, इकट्ठा करना, धोना, शुद्ध करना और संयोजित करना शुरू किया, जो 5 नाग गोली के रसायन नुस्खे के लिए महत्वपूर्ण थे। ये गोली वास्तव में उपभोक्ता से सभी नकारात्मक प्रभावों को हटा सकती थी और भले ही कोई मृत्यु के बिंदु तक गंभीर रूप से घायल हो, 5 नाग गोली का सेवन करना 24 घंटे की खिड़की प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उपभोक्ता के जीवन काल को एक अतिरिक्त दिन तक बढ़ाया जा सकता था। कलश स्थापित करके अर्जुन ने उसमें स्फटिक तालाब से पानी डाला, साथ ही पूर्व तैयार औषधीय जड़ी बूटियों का निकालने से पहले उसके आदिम अग्नि के साथ सब कुछ उबाला, अपनी लौ की तीव्रता को बढ़ाते हुए जब तक कि आदिम अग्नि उग्र अग्नि के रूप में वर्गीकृत हो गई। लगभग एक सांस के समय बाद कलश के भीतर गरजने की आवाजें सुनी जा सकती थी। बस इस तरह अर्जुन ने 5 नाग गोली के नुस्खे के अनुसार लौ को नियंत्रित किया, जैसे उसने इसे धीरे धीरे शुद्ध किया। अध्याय 304 अग्निपक्षी पशु गोली खाती है। जब अर्जुन ने वह आवाज सुनी जो रसायन पूरा होने का प्रतिनिधित्व करती थी, तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई और उसने गोली को पालने के लिए 1 और 2 घंटे के लिए कमजोर आदिम अग्नि को लगाते रहना जारी रखा। अर्जुन ने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया, इससे पहले कि उसने कलश खोला। जैसे ही उसने स्वर्ण चिन्हराट लोह कलश का ढक्कन खोला, एक हल्की सुगंध बाहर आई, जिससे उसे सूंघने वालों को ताजगी महसूस हुई। स्वर्ण चिन्हराट लोह कलश के तल पर अंगूर के आकार की 5 बर्फ सफेद रंग की औषधीय गोलियां एक जैद या चंद्रमा के समान चमक फैला रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। अर्जुन ने उन्हें पोर्सिलेन की बोतलों में डाला और सील किया, संतुष्ट महसूस करते हुए। जब से उसने आदिम अग्नि को स्वर्ण चिन्हराट लोह कलश पर लगाया था, अर्जुन ने खोज की कि उसने रसायन में अपने प्रयासों में कभी विफल नहीं किया। जबकि उसने गर्मी की मात्रा को नियंत्रित करने में उच्च डिग्री की निपुणता हासिल कर ली थी, उसकी सफलता दर उतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। छोड़ो, चलो बूढ़े मास्टर निर्वाणनाथ द्वारा दिए गए 2 नुस्खों को आजमाएं जिनकी सफलता दर कम है, तब सब स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन उत्साही महसूस नहीं कर सका, खुद पर एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ। इसके बाद अर्जुन ने पहले कुछ भोजन खाया, प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का एक चक्र की साधना की और उन्मत्त बैल की शक्ति को भी संचरित किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह उसकी आत्मा को बढ़ा सकती है। यह मुख्य रूप से पहाड़ों की तरह अचल की उपस्थिति के कारण था। यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रभाव को हासिल करना मुश्किल होता। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी चेतना में यिन यान प्रतीक का एक अविश्वसनीय प्रभाव था, जबकि यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं था। लंबी और स्थिर धारा ने अनवरत रूप से उसकी नसें, हड्डियां, नाड़ियां, मांसपेशियां और प्राणकुंड को भंग किया था, काफी महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हुए।
इसके अलावा उसके पास बैंगनी जैद अमरलोक भी था और यिन यान प्रतीक द्वारा लाए गए 1 वर्ष के प्रभाव पहले से ही किसी भी अन्य व्यक्ति के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण और कठिन परिश्रम से अधिक होंगे। भले ही अर्जुन कुछ भी न करे, बस बैंगनी जैद अमरलोक में रोज अपना समय बिताकर उसकी समग्र क्षमताएं फिर भी सुधारेंगी। आखिरकार साधना भी स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करके शारीरिक शरीर को भंग करने का एक रूप था। जो अर्जुन सीख रहा था वह शारीरिक शरीर के साथ साथ आंतरिक अंगों को भंग करने की प्राचीन विधि थी। अपने रसायन को जारी रखते हुए इस बार अर्जुन ने आत्मा केंद्रीकरण गोली बनाने का निर्णय लिया। बॉक्स में औषधीय जड़ी बूटियां पहले से ही पूरी तरह तैयार थीं। रसायन के दौरान सबसे मुश्किल चीज जो मास्टर करना था वह गर्मी की मात्रा थी। औषधीय जड़ी बूटियों का इतना बड़ा ढेर अंततः कुछ औषधीय जड़ी बूटी गुच्छों में संघनित हो गया जो अंगूर के आकार के थे। ये केवल सार को संघनित करने के बारे में नहीं था, इसमें उपयुक्त औषधीय जड़ी बूटियों का मिलान भी शामिल था। उपयुक्त गर्मी की मात्रा डालना, फिर संयोजित करना और उत्थान करना, अधिक गुणवत्ता तक पहुंचने के लिए फिर से संयोजित करना और उत्थान करना, सब तक जब तक कि अवशिष्ट पूरी तरह से साफ न हो जाते। इसलिए जबकि रसायन बहुत सरल लग सकता है, इसके लिए किसी को पूरी तरह से केंद्रित होने की आवश्यकता होती है, शारीरिक और मानसिक रूप से। हर उत्थान के चरण को महसूस करना जब औषधीय जड़ी बूटियां उत्थान करती हैं और संयोजित करती हैं और उत्थान करती हैं। एक बार जब सबसे छोटी से छोटी त्रुटियां मौजूद होती हैं तो रसायन का प्रयास विफल हो जाता है। औषधीय गोली की गुणवत्ता जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक इसे उत्थान और संयोजित करने की आवश्यकता होती है और सफलता दर बहुत कम होता है। सबसे कम गोली को केवल एक बार संयोजित या उत्थान करने की आवश्यकता होगी, इसलिए सफलता दर बहुत अधिक होगा। अर्जुन ने आदिम अग्नि को नियंत्रित किया, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को पूरी तरह से केंद्रित करके स्वर्ण चिन्राट लोह कलश के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों में परिवर्तनों को महसूस किया, उत्थान के प्रत्येक चरण को महसूस किया, संयोजन, उत्थान, संयोजन। रसायन बड़ी मात्रा में आत्मा ऊर्जा की खपत करता है, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता की औषधीय गोलियों के लिए। यदि किसी ने साधना के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचा है तो उसका शरीर इसे झेल नहीं पाएगा। यही कारण था कि रसायनाचार्य बनने की शर्त एक मजबूत योद्धा बनना था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सफलता दर इतनी अधिक होने का कारण उसकी चेतना में यिन यान प्रतीक से संबंधित था, जो अनवरत रूप से उसे आत्मा ऊर्जा प्रसारित करता था, जिससे उसे लगातार महसूस होता था कि उसकी आत्मा ऊर्जा का स्तर भरा हुआ था। अर्जुन के नियंत्रण में आदिम अग्नि ने कई बार परिवर्तनों से गुजरा, लेकिन इसकी उपस्थिति जो आधा फीट लंबी थी पहले की तरह बदली हुई नहीं लग रही थी। जैसे ही वह संयोजन और उत्थान की सफलता से गुजरा, अर्जुन ने हिम्मत नहीं हटाई। यह इतना था कि अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदों की एक घनी परत दिखाई दी। अर्जुन गर्मी से पसीना नहीं बहा रहा था, बल्कि चिंतित महसूस करने से, क्योंकि यह अंतिम चरण पर था। पट अर्जुन के हाथों में लौ टूट गई। उफ, क्या दुर्भाग्य, इस बात पर विचार करके कि यह बिल्कुल अंतिम चरण पर विफल हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह अपने नुस्खों को बना रहा था, तब जब तक उसके पास औषधीय जड़ी बूटियां थी, सफलता दर लगभग 100% होगा। उन नुस्खों के लिए नियंत्रण विशेष रूप से निपुण होगा। जबकि वह विफल हुआ, अर्जुन ने अब खुद पर और भी आत्मविश्वास महसूस किया। उसके पास आत्मविश्वास था कि वह अगले प्रयास में सफल होने में सक्षम होगा, और जब तक वह सफल हो सकता है, अर्जुन एक आश्चर्यजनक सफलता दर हासिल करने में सक्षम होगा। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का एक चक्र की साधना करने के बाद और उन्मत्त बैल की शक्ति को संचरित करने के बाद, जिससे वह अब बहुत परिचित था, उसने फिर से आत्मा केंद्रीकरण गोली बनाने का प्रयास किया। उसके पास सेकंड प्रयास पर उच्च स्तर की परिचितता थी। अर्जुन ने महान परिचितता के साथ संयोजन और उत्थान प्रक्रिया से गुजरा। इस बार ये किसी भी बेतरतीब व्यक्ति के लिए स्पष्ट था कि वह शिक्षार्थी नहीं था। वे निपुण चालें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अभिव्यक्ति जो उसके चेहरे पर थी जब वह आत्मा केंद्रीकरण गोली बना रहा था, हर किसी को बताती थी कि वह सफल होने में सक्षम था। जब अर्जुन ने गोली बनने की सफलता की वह अत्यंत परिचित आवाज सुनी, तो वह बहुत आश्चर्यचकित और अत्यंत खुश था। खुशी का यह अनुभव लगभग वैसा ही था जैसा जब उसने उस समय सफलतापूर्वक छोटा पुनरुत्थान पैलेट बनाया था। औषधीय गोली का रंग गहरा हरा था, इसका आकार भी अंगूर का था। इसने एक पारदर्शी चमक फैलाई और एक हल्की शांत करने वाली सुगंध थी। उसने जल्दी से उन्हें छोटी पोर्सिलेन बोतलों में बोतलबंद किया जो उसने पहले तैयार की थीं। ऐसी कस्टम बनाई छोटी पोर्सिलेन बोतलें प्रभावशीलता को प्रभावी ढंग से बनाए रख सकती थीं। एक ब्रेक लेने के बाद अर्जुन ने फिर से आत्मा केंद्रीकरण गोली बनाने का प्रयास किया। सफलता, सफलता, ... अर्जुन ने मुस्कुराया। उसके रसायन की सफलता दर कुछ ऐसा था जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। इस बात पर विचार करके कि इस आत्मा केंद्रीकरण गोली का एक बैच में 10 गोलियां होंगी, अर्जुन को अनजाने में पकड़ लिया। हालांकि इस बारे में सोचकर कि उसे प्रतिदिन कम से कम 15 की आवश्यकता होगी, उसे प्रति वर्ष 5000 की आवश्यकता होगी। निर्वाणनाथ द्वारा दी गई औषधीय जड़ी बूटियों की मात्रा उसे 100 बार बनाने के लिए पर्याप्त थी,
जिसका मतलब था कि भले ही वह सभी प्रयासों में सफल रहा, उसके पास केवल 1000 गोलियां होंगी। इसके अलावा उसने पहले ही एक बार विफल किया था, जिसका मतलब था कि बाकी आत्मा केंद्रीकरण गोली केवल लगभग 2 महीने तक चलेगी यदि वह इसका उपयोग केवल अपने ऊपर करता। बस ठीक है, कुछ 1000 वर्षीय औषधि जड़ी बूटियों के अलावा बाकी सामग्री कम समय में खिलनी चाहिए। बैंगनी जैद अमर लोक में केवल 2 महीने लगभग 17 वर्ष के बराबर होंगे। अर्जुन ने इसके बारे में सोचकर ठहाका लगाया। उसने 10 बार बनाया, बीच में कुछ ब्रेक लिए और 2 दिन बस ऐसे ही बीत गए। पहले दिन को शामिल करते हुए जब उसने साधना शुरू की थी, 3 दिन पहले ही बीत चुके थे। 4th दिन पर अर्जुन ने पशु गोली बनाना शुरू किया। अर्जुन ने इस औषधीय गोली के लिए एक उम्मीद की एकल धागा पकड़ा। वह 1% प्रतिभा का जागना कुछ ऐसा था जिसमें वह विशेष रूप से रुचि रखता था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अभी अभी कुछ दिनों का रसायन किया था। अर्जुन अब महसूस करता था कि जब वह पशु गोली बना रहा था तो वह साधारण रूप से स्थिर था, और जब उसने पहली बार शुरू किया था तो उतना घबराया नहीं था। हालांकि अर्जुन उदास महसूस किया, क्योंकि उसने फिर भी विफल किया। विफलता, लगातार 2 बार विफल होने के बाद अर्जुन थोड़ा परेशान महसूस किया। हर बार ये सबसे महत्वपूर्ण चरण पर होता था, अंतिम गोली बनाने चरण पर जब सब कुछ राख में जल जाता। अर्जुन एक असाधारण दृढ़ व्यक्ति था। उसने बनाना जारी रखा। बेशक हर बार वह हमेशा जारी रखने से पहले अपनी मानसिक अवस्था को समायोजित करता। विफलता, विफलता, ... टिंग। जब अर्जुन ने सफलता की वह आवाज सुनी, वह पहले से ही सन्न था और केवल कुछ देर बाद प्रतिक्रिया किया। आदिम अग्नि जो लगभग टूट गई थी जल्दी से औषधीय गोली को गर्म करना जारी रखा। स्वर्ण चिन्हराट लोह कलश खोलकर 5 रक्त लाल पशु गोलियां अर्जुन के सामने प्रकट हुईं। एक आश्चर्यजनक गर्मी और एक गहरी सुगंध फैला रही थी। उसने सबको एक साथ इकट्ठा किया और जारी रखने से पहले एक ब्रेक लिया। ये पहले की सफलता के कारण हो सकता है और अगले कुछ प्रयास सभी सफल रहे। सफलता, सफलता, ... केवल जब उसने देखा कि उसने 100 पशु गोलियां बनाई तभी अर्जुन ने रुकने और सब एकत्रित करने का निर्णय लिया। आखिरकार प्रत्येक दैत्यात्मक पशु केवल 5 गोलियों तक प्रभाव का आनंद ले सकता था। इस बार रसायन ने वास्तव में उसे पूरा 1 सप्ताह ले लिया। रुकने के बाद वह बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था। अर्जुन ने एक अच्छी नींद सोने की योजना बनाई इससे पहले कि वह फिर से साधना शुरू करे। चलो आत्मा केंद्रीकरण गोली के प्रभावों को आजमाते हैं। अर्जुन के जागने के बाद एक और आधा दिन बीत गया। धन्यवाद, इस आत्मा केंद्रीकरण गोली के प्रभाव केवल 24 घंटे के लिए थे, एक पूरा दिन। चाहे इसे दिन में या रात में लिया जाए, ये लेने के बिंदु से अगले 24 घंटे के लिए प्रभावी होगा। अर्जुन ने एक गहरे हरे आत्मा केंद्रीकरण गोली निकाली और निगल दी। तुरंत एक ठंडा अनुभव उसके प्राणकुंड से उठा, सीधे उसके दिमाग तक, उसे पूरे शरीर में ताजगी महसूस कराते हुए। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां और चीजों को महसूस करने की क्षमता 1 से अधिक गुना से अधिक मजबूत हो गई। तो ऐसा है, भविष्य में यदि मैं इनमें से एक लूंगा तो क्या यह मेरी आध्यात्मिक इंद्रियों और महसूस करने की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा। अर्जुन की धारणाएं अजीब नहीं थीं। ये दुर्भाग्य था कि ऐसी आत्मा केंद्रीकरण गोलियां बहुत कीमती थीं और कोई आमतौर पर इन्हें सामान्य लड़ाइयों के दौरान खाना पसंद नहीं करता था, जब तक कि यह जीवन मृत्यु की लड़ाई न हो। बस अर्जुन इससे अनजान था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की साधना करते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति और इसे प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण के साथ मिलाने की गति अब बहुत तेज थी। वह अनुभव बहुत रोमांचकारी था। शुरू में ये बहुत कठिन लग रहा था, जैसे वह एक ढलान पर एक गाड़ी खींच रहा था, लेकिन वह महसूस करता था कि वह अब आसानी से उस खड़ी ढलान पर चढ़ने के लिए शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा उपयोग कर सकता था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण चक्र के प्राण के एक चक्र को संचरित करने के बाद अर्जुन ने साधना करना बंद नहीं किया। आधे दिन बाद अर्जुन ने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, यह आत्मा केंद्रीकरण गोली सच में अच्छी चीज है। कई लोग हैं जो अपने पूरे जीवन में दिव्य अवस्था का दरवाजा पार नहीं कर पाते, लेकिन यदि उनके पास आत्मा केंद्रीकरण गोली की पर्याप्त मात्रा हो तो परिणाम पूरी तरह से अलग होगा। आत्मा केंद्रीकरण गोली लेने के बाद अर्जुन एक भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अनवरत रूप से जो कुछ भी साधना की, विशेष रूप से उसके ऑरा को, क्योंकि उसकी तकनीकों पर प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं होंगे। जब वह थका हुआ महसूस करता तो वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की साधना करता और फिर उन्मत्त बैल की शक्ति, स्वर्गीय वज्र प्रहार, कोहरा कदम, व्याघ्र रूप, भालू रूप, सारस रूप। उस क्षण अर्जुन ने नोटिस किया कि जो चीजें वह अब जानता था वे काफी थीं। अब अर्जुन संत हाथ का अभ्यास कर रहा था। उस दिलचस्प तकनीक ने अर्जुन को खोजने दिया कि यह कितनी अद्भुत थी। संत हाथ की तकनीक के अनुसार प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण को संचरित करते हुए उसका एक जोड़ा हाथ धीरे धीरे लगभग पारदर्शी हो गया। एक मजबूत संत जीवन शक्ति फैला रहा था। अर्जुन जानता था कि यह ऑरा प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से शुद्ध किया गया था, क्योंकि उसने इसका कुछ बार उपयोग किया था, विशेष रूप से दूसरी बार जब वह
अग्निज्वाला की मदद कर रहा था। उसने महसूस किया कि संत हाथ प्राणकुंड की दिव्य शक्ति को बहुत तेजी से खत्म करेंगे। हालांकि प्रभाव निश्चित रूप से बहुप्रभावशाली थे, इसलिए चाहे कुछ भी हो वह इस संत हाथ और आदिम अराजक दिव्य सुई तकनीक की साधना करेगा। आखिरकार कई चीजें थीं जो केवल औषधीय गोलियों से ठीक नहीं हो सकती थीं। जब उसका क्षेत्र से बाहर निकलने का समय आया, अर्जुन इस आत्मा केंद्रीकरण गोली के प्रभावों से बहुत संतुष्ट था। 100 पशु गोलियों के बारे में सोचकर उसने अपने अग्निपक्षी के बारे में सोचा। इस बारे में सोचकर कि इसमें से एक कुल शक्ति में 10% की वृद्धि करेगा और 5 तक लिए जा सकता है। इसका मतलब था कि कुल मिलाकर ये क्षमताओं में 50% की वृद्धि कर सकता है, चाहे वह शक्ति हो, अग्निगोला, धीरज, गति। अर्जुन सिर्फ इसके बारे में सोचकर थोड़ा उत्तेजित था। यदि अग्निपक्षी के पास वह गति और शक्तियां हों जो उस काला चैंपियन सम्राट बाज के पास थी, तो वह संतुष्ट होगा। आखिरकार वह एक दैत्यात्मक पशु था जो निश्चित रूप से युद्ध राजा स्तर से ऊपर था। अर्जुन ने अग्निपक्षी को बुलाया। इस अवधि के दौरान उसने इसे बैंगनी जैद अमरलोक में रहने दिया था। उसने तय किया कि अब इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। अर्जुन के बुलाने का अनुभव करके अग्निपक्षी खुशी से एक चिल्लाहटी दी और अपने स्वामी की ओर उड़ गई। अर्जुन ने मुस्कुराया और एक पशु गोली निकाली। पकड़ो। अग्निपक्षी ने चोंच से कुशलता से इसे पकड़ा और निगल गया। अर्जुन ने देखा कि अग्निपक्षी कैसे खुशी खुशी उड़ रही थी। वह इंतजार कर रहा था, उस दिन का इंतजार कर रहा था जब 1% प्रतिभा जागती। अध्याय 305 प्रतिभा का जागरण, अग्निपक्षी का मुकुट। अर्जुन ये देखता रहा क्योंकि अग्निपक्षी खुशी से इधर उधर उड़ रही थी। वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब इसकी प्राकृतिक प्रतिभा के जागने का 1% दुर्लभ मौका होगा। तभी अग्निपक्षी के शरीर पर लाल रोशनी की एक चमक दिखाई दी। उसने एक उच्च स्वर वाली चहचहाहट दी, इतनी स्पष्ट और खुशजनक कि अर्जुन इसे अपने दिमाग से महसूस कर सकता था। वह ये भी महसूस कर सकता था कि अग्निपक्षी अधिक मजबूत हो रही थी। भले ही यह कुल शक्ति में केवल 10% की वृद्धि थी, यह नजरअंदाज करने के लिए एक छोटी सी बात नहीं थी। अर्जुन ने तब तक इंतजार किया जब तक अग्निपक्षी अपनी सामान्य अवस्था में वापस नहीं आई। हालांकि वह अद्भुत जागरण जिसकी उसने प्रतीक्षा की थी बिल्कुल नहीं हुआ। हालांकि अर्जुन पहले से ही इतना अनुमान लगा चुका था, वह फिर भी थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। आखिरकार उसे उम्मीद थी कि शायद ये हो सकता है। जहां आशा है वहां निराशा है। आशा जितनी बड़ी, निराशा उतनी ही बड़ी। प्रतिभा के जागने का 1% मौका बहुत कम है। भले ही मौका 100 में से 1 है, उसने अपनी उम्मीद उस 1% पर लगाई थी। यदि अर्जुन भाग्यशाली था तो वह इसे देख पाता, लेकिन यदि वह बदकिस्मती था तो वह 1000 में बार अपनी किस्मत आजमाने पर भी इसे नहीं देख पाएगा। अर्जुन ने अग्निपक्षी के लिए एक और पशु गोली निकाली। जब इसने औषधीय गोली देखी तो अग्निपक्षी उत्साह में चिल्लाए। ऐसा लगता है कि अग्निपक्षी ने आखिरकार पशु गोली का मीठा लाभ चखा है। अर्जुन ने ठहाका लगाया जब उसने दूसरी पशु गोली को अग्निपक्षी के मुंह में डाला। इसे निगलते ही लाल रोशनी की एक चमक तुरंत दिखाई देना शुरू कर दी। उस क्षण अर्जुन महसूस कर सकता था कि अग्निपक्षी की शक्ति में 1 और 10% की वृद्धि हुई, लेकिन प्राकृतिक प्रतिभा अभी तक प्रकट नहीं हुई। वह इसलिए जानता था क्योंकि प्राकृतिक प्रतिभा का जागना केवल इसकी समग्र शक्ति में 10% की वृद्धि नहीं लाएगा। अग्निपक्षी अभी भी आसपास खुशी खुशी उड़ रही थी। अर्जुन वास्तव में अभी भी अग्निपक्षी की प्राकृतिक प्रतिभा के जागने की उच्च उम्मीद रखता था। अग्निपक्षी की शक्ति कल्पना से परे विस्तार रूप से विस्तार हो जाती तो ये पहले से ही अविश्वसनीय होगी। फिर भी फीनिक्स बनने की बात तो छोड़ो, इसकी प्राकृतिक प्रतिभा के जागने के बाद अग्निपक्षी की व्यक्तिगत वृद्धि बहुत अधिक होनी चाहिए। तीसरी गोली जो उसने दी उसका वही प्रभाव था। अर्जुन ने महसूस किया कि अग्निपक्षी की शक्ति और गौरव एक पूरी नई स्तर तक बढ़ गए हैं। आखिरकार अग्निपक्षी ने पहले से ही अपनी शक्ति में 30% की वृद्धि कर ली थी। चौथी गोली। अर्जुन को अब छोड़ने का मन कर रहा था। अंत में उसके पास जागने की छोटी सी 1% संभावना पर एक छोटी सी उम्मीद थी। इसके अलावा प्राकृतिक प्रतिभा के जागने की अवधारणा थोड़ी भ्रमित करने वाली थी। उसने सोचा कि पशु जितना मजबूत होगा उसकी प्राकृतिक प्रतिभा के जागने की संभावना उतनी ही छोटी होनी चाहिए। शायद प्राकृतिक प्रतिभा के जागने के लिए रक्त जागरण आवश्यक है। ये बहुत अच्छा होगा यदि अर्जुन की कीमती अग्निपक्षी रक्त जागरण के माध्यम से अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं को जगा सके। इस तरह का जागरण अग्निपक्षी को फीनिक्स की रणनीतिक कौशल कुछ हासिल करने की अनुमति दे सकता था। ये चौथी बार था जब अर्जुन गोली को अग्निपक्षी को दे रहा था, लेकिन फिर भी इसने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा नहीं जगाई। उसने एक झिझकन के बाद 5वीं गोली को अग्निपक्षी को दिया और इसके रूपांतरण पर ध्यान से देखा। ये अंतिम बार होगा जब वह अग्निपक्षी को पशु गोली खिलाएगा। अंत में अर्जुन तबाह हो गया। उन 5 पशु गोलियों ने जो किया वह केवल अग्निपक्षी की शक्ति में 50% की वृद्धि करना था। उसने फिर भी निराश महसूस किया, भले ही अग्निपक्षी खुश और लापरवाह दिख रही थी।
अर्जुन जानता था कि रक्त जागरण के माध्यम से संभावनाएं अधिक होंगी, लेकिन वह फिर भी चाहता था कि अग्निपक्षी सफलतापूर्वक अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को जगाए। अग्निपक्षी ने पहले ही 5वीं पशु गोली खा ली थी। अर्जुन ने अपने हाथ में सैकड़ों पशु गोलियों को देखा और बहुत कठिन सोचा। अंत में उसने एक और गोली ली और उसे अग्निपक्षी को दे दिया। अग्निपक्षी ने संकोच नहीं किया और खुशी से गोली निगल गई। तुरंत अर्जुन ने अग्निपक्षी के शरीर पर उसी लाल रोशनी की चमक देखी। वह उत्साहित था कि अग्निपक्षी ने अपनी आधी से अधिक शक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन प्राकृतिक प्रतिभा अभी तक नहीं जागी। ये निकला कि 5 गोलियों के बाद बढ़ी हुई शक्ति महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाएगी, जब तक कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। सवाल था, क्या दुर्लभ प्राकृतिक प्रतिभा जागने का प्रभाव अभी भी मौजूद है? इसकी 7वीं गोली पर लाल रोशनी अभी भी दिखाई, लेकिन प्राप्त शक्ति कम होती जा रही थी। इस समय के आसपास अर्जुन ने विचारा कि क्या अग्निपक्षी को वे गोलियां खिलाना जारी रखना चाहिए। छोड़ो, ये गोलियां वैसे भी अब किसी काम की नहीं हैं। मुझे परवाह नहीं है कि कोई प्रभाव है या नहीं, खोने के लिए कुछ भी नुकसान नहीं है। अर्जुन ने अपना मन बनाया और अग्निपक्षी को उसकी 8वीं गोली खिलाई। 9वीं गोली, 32वीं गोली। जल्दी ही अग्निपक्षी ने पहले से ही 30 या उससे अधिक गोलियां अपने पेट में भर दी थीं। हल्की कांपने वाली लाल रोशनी एकमात्र चीज थी जो अर्जुन को थोड़ी उम्मीद दे रही थी। अग्निपक्षी अभी भी प्यार से पशु गोलियों को खा रही थी, चाहे उसकी शक्ति बढ़ना बंद हो गई हो या उसे गोलियां पसंद नहीं थीं। पशु गोलियां बहुत स्वादिष्ट होनी चाहिए, अर्जुन ने सोचा, या शायद लाल रोशनी अग्निपक्षी को अधिक आरामदायक महसूस करा रही थी। अर्जुन ने बेपरवाह एक पशु गोली को अग्निपक्षी पर फेंका। लाल रोशनी कांपी और रुक गई। उसने एक और बार इसे खिलाया, प्राकृतिभा के जागने की कभी उम्मीद के बिना। 67वीं गोली, 68वीं गोली। ... अरने की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उसका कांपता हाथ अब स्वचालित रूप से गोलियां अग्निपक्षी पर फेंक रहा था। उसने लाल रोशनी कांपने का इंतजार किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रही थी। इसने पूरी तरह से अर्जुन को निराश किया। क्या चूंत्य इतना ही बात है, अब कोई लाल रोशनी नहीं कांपती, अर्जुन ने कहा जब उसने अपने हाथ में लगभग 20 पशु गोलियां गिनी। जैसे ही अर्जुन ये तय कर रहा था कि बची हुई पशु गोलियों को अग्निपक्षी को खिलाना है या नहीं, उसने नोटिस किया कि यह बेचैन हो रही थी। अचानक अग्निपक्षी एक बड़े चीनी छतरी वृक्ष की ओर उड़ गई। अर्जुन ने अनिश्चितता के साथ दौड़कर अग्निपक्षी का पीछा किया। उसने ऊपर देखा जहां मोटी शाखा थी जहां वह उतरा। अग्निपक्षी उच्च स्वर में बार बार चिल्ला रही थी, हर चिल्लाहट तीव्र होती जा रही थी। अर्जुन चिंतित होने लगा क्योंकि गोलियों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि अग्निपक्षी ने बहुत सारी गोलियां ले ली थीं। क्या होगा अग्निपक्षी के साथ कुछ बुरा हो गया? यह उसके लिए एक बड़ा नुकसान होगा। अर्जुन दुखी से देख रहा जब अग्निपक्षी लगातार जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने असहाय महसूस किया क्योंकि उसने अभी दुष्प्रभाव नोट किए थे। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि अग्निपक्षी से एक बाध्यकारी ऊर्जा निकल रही थी। एक पल में अग्निपक्षी के शरीर ने जीवन शक्ति का एक फुवारा निकाला और उसी समय उज्ज्वल प्रकाश की एक चमक। 3 रंग की रोशनियां, लाल, नारंगी, पील, आग के गोले की तरह लाल और नारंगी और पील स्पष्ट शुद्ध प्रकाश की तरह। उस क्षण अर्जुन रोशनी की चमक से अंधे हो गया। ये बहुत अचानक था, लेकिन अर्जुन तुरंत जान गया कि अग्निपक्षी सफल हो गई है, भले ही यह उज्ज्वल प्रकाश देखना उसका पहला अनुभव था। उसकी प्राकृतिभा आखिरकार जग गई। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह अभी भी सपने में था। अभी अभी जो कुछ हुआ वह वास्तविक नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सपना नहीं था और यह वास्तविक था। अग्निपक्षी ने लगभग 80 पशु गोलियां खाने के बाद आखिरकार अपनी प्राकृतिभा जगाई। अग्निपक्षी एक सुंदर त्रिरंग रोशनी में लिपटी हुई थी। अर्जुन ने आशा से भरी आंखों से इसे देखा। वह डरा हुआ कि अगर वह पलकेगा तो वह अग्निपक्षी की रोशनी की हर सुंदरता चूक जाएगा। जैसे जैसे रोशनी चमक रही थी, अर्जुन ने सावधान से अग्निपक्षी को देखा, जो अब एक बड़ी शाखा पर बैठी हुई थी। उसने नोटिस किया कि अग्निपक्षी के पास अभी भी उसके आगे बबा